बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हर रोज़ जब खाना बनाती तो मेरी सास कहती, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, खाना ज़रा ज़्यादा बनाना। पर सारा दिन गुजर जाता, कोई मेहमान ना आता। तो मेरी सास वो खाना एक ट्रे में सजा कर कहती, मेहमान तो नहीं आए, मैं ये खाना पड़ोस में देकर आती हूँ। और फिर वापस आती तो उसके हाथ में हज़ार हज़ार के बहुत सारे नोट होते। मैं रोज़ ही ज़्यादा खाना बनाकर तंग हो गई। तो मैंने सोचा कि आज देखूं कि सास खाना किसके लिए बनवाती है। और जब वो खाना लेकर जाने लगी तो मैं भी बुर्का पहनकर उनके पीछे चली गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि सास खाना लेकर पड़ोसियों की बजाय एक फकीर की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। जब इस झोंपड़ी में झांक कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी सास तो इस झोंपड़ी में फकीर के साथ। मेरा नाम हुरैन है। मैं अपने बहन भाइयों में बड़ी हूँ। मुझसे छोटे 2 भाई और एक बहन है। मैं अपने खानदान की पहली बच्ची थी, इसलिए मुझे काफ़ी लाडला रखा गया। मेरी हर बात मानी जाती। इस सब के दरमियान भी मैं बहुत समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। मेरे सारे खानदान में मेरी मिसाल दी जाती और सराहा जाता। सानिया, तेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तू बहुत खुशकिस्मत है, मेरी बड़ी खाला ने मोहब्बत से कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बड़ी आपा, अम्मी जान ने शुक्र अदा करते हुए कहा। तू मेरी एक बात मानेगी? वो बड़ी आस से बोली। जी बोले बड़ी आपा, क्या बात है? अम्मी जान ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। देख सानिया, मैं चाहती हूँ तेरी बेटी को अपनी बेटी बनाऊं। बड़ी खाला की बात पर अम्मी जान हंसती। अरे बड़ी आपा, पहले भी तो हूर आपकी ही बेटी है। अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम मेरी बात समझ नहीं सकी। वो तमहीद बांधने लगी। तो आप समझा दें क्या बात है? अम्मी जान ने थोड़ी पर उंगली रखते न समझी से पूछा। हुरिया, मैं हुरैन को अपनी बेटी यानी अपनी असद की बीवी बनाना चाहती हूँ। इनकी फरमाइश पर अम्मी जान उन्हें देखती रह गई। बड़ी आपा, मेरी बच्ची अभी सिर्फ 12 साल की है, आप ये कैसी सोच सकती हैं? अम्मी जान ने कहा। अरे पगली, मैं कौन सा तुझसे शादी की तारीख मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ मंगनी का कह रही हूँ। अभी कर देते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हुरैन मेरे आंगन को महकाए, और मेरा असद तो तेरे सामने है, उससे तू अपने सामने बड़ा होते हुए देख तो रही है। मैं चाहती हूँ बात पक्की हो, इसलिए थोड़ी कि अभी शादी कर दी जाए ताकि बाद में कोई भी मसला ना हो। बड़ी आपा ने बहुत मोहब्बत से कहा था। तो अम्मा जान उन्हें देखती रह गईं। देखें बड़ी आपा, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी आपको बहुत पसंद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अभी अपनी बेटी को आपके बेटे के नाम के साथ जोड़ दूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बाद में पछताए या फिर कुछ ऐसा हो जिससे सारी ज़िंदगी वो मेरे दर पर बैठ जाए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखा जाएगा, और अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं ये पूरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी, इसीलिए इस वक्त इस बात को रहने दें। जैसे ही बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल होती है, जैसे ही वो बड़े होंगे तो हम देख लेंगे, आप बेफिक्र रहें, मेरी पूरी सपोर्ट है आपके साथ। अम्मी जान ने बात ख़त्म करनी चाहिए। चलो तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो सिर्फ एक बात की है, बड़ी आपा ने कहा और कुछ देर तक चली गई। अम्मी जान काफ़ी देर एक ही जगह घूरती रही, शायद कुछ सोच रही थी। इसलिए जैसे ही बाबा घर आए, अम्मी जान ने उनसे ये बात की और उन्हें बड़ी आपा की ख्वाहिश से आगाह किया, जिस पर बाबा जानी कुछ देर बाद बोले। देखो नेकबख्त, मैं इतनी सी बच्ची का बचपन जिम्मेदारियों की नज़र नहीं करना चाहता, तुमने मना कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब्बा जान अम्मी जान से ये बात करते अपने कमरे से सेहन में आ गए। अम्मी जान उनके पीछे ही बाहर निकल आईं। इसके बाद काफ़ी दिन तक इस बारे में कोई बात ना हुई। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते साथ ही एक दफ़ा फिर बड़ी खाला असद के लिए मुझे मांगने आ गई। मैं उस वक्त सेहन में बैठी थी जब खाला जान ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने असद और खाला जान खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दुआ दी। तुम्हारी अम्मी जान कहाँ हैं? खाला जान ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। उनके पीछे ही असद भी अंदर आया। अंदर कमरे में है, आप लोग चले जाएं, मैं आती हूँ। मैंने उन दोनों को अंदर जाने का कहा और किचन की तरफ चल दी। मेरे पीछे असद भी वहीं पर आ गया। कैसी हो हुरिया? असद ने मेरे पीछे खड़े होते हुए सवाल किया।
اس کے ایک دم پوچھنے پر میں لڑکھڑا گئی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، بس تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے سوچا کہ آ جاؤں۔ مجھے امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، اسد نے وہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھی کہ اسد نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے بولو، میں سن رہی ہوں، میں نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا اور پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ جانتا ہوں کہ یہ رشتہ بہت پہلے بن چکا تھا، لیکن میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی جو بات اسد نے کی مجھے لگا کہ میری سانس ساکن ہو جائے گی۔ جو بات اسد نے بہت آرام سے کی میرے لیے وہ کسی بری خبر سے کم نہیں تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہمارا تعلق تو بہت پہلے ہو چکا تھا اور مجھے اس بات سے کوئی اعتراض تھا، اور اگر اسے تھا بھی تو اتنے سالوں سے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے اسے جواب نہ دیا اور بھاگ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھے آواز دیتا رہا لیکن میں نے اسے انسنا کیا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہی بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ساتھ چل رہا تھا، اور دوسرا اعتراض ہے تو خالہ جان کو کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کیوں بتا رہا تھا وہ یہ سب؟ وہ سب کے درمیان اچھا بنا رہے اور میں بری بن جاؤں، یہی سوچتے مجھے رونا آنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں جان کمرے میں آئیں اور بولی، کیا ہوا بیٹا؟ تم تو چائے بنانے کے لیے گئی تھی نا، پھر یہاں کمرے میں کیوں آ گئی ہو؟ تمہاری خالہ جان کیا سوچیں گی؟ اٹھو اور جا کر چائے بناؤ، تمہاری بڑی خالہ تمہارا پوچھ رہی ہیں، اماں جان نے پیار سے کہا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت برا لگا، میں کیسے جا کر انہیں انکار کر دیتی؟ یہی سوچتی میں ان کے پاس گئی تو وہ پیار سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہنے لگیں۔ میں ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ ایک طرف اسد اور دوسری طرف خالہ جان بیٹھی تھی۔ حور کیا ہوا بیٹا؟ کمرے میں کیوں چلی گئی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خالہ جان میرے سر پر ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی۔ میں نے ایک نظر اسد کو دیکھا جو اطمینان سے بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کیسے لوگ دوسروں کی زندگی ڈسٹرب کر کے خود سکون سے رہ لیتے ہیں، میں یہی سوچ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، چپ کیوں ہو؟ خالہ جان نے پیار سے پوچھا۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی، میں کیا جواب دوں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلے امی جان گھر چلتے ہیں، مجھے ایک کام سے جانا ہے، آپ پھر آ جائیے گا، اسد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسد رکو تو صحیح، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چلے جائیں گے؟ کچھ دیر مجھے میری بیٹی سے بات تو کرنے دو، خالہ جان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی جانا ہوگا، برائے مہربانی سمجھیں، کل دوبارہ لے آؤں گا انشاءاللہ، اسد ضدی ہوا۔ امی جان آپ پھر آ جائیے گا، مجھے ایک ضروری کال ہے، برائے مہربانی سمجھیے۔ اسد نے خالہ جان کو اٹھتے نہ دیکھ کر منت کی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، خالہ جان کہتی اٹھی۔ اچھا ثانیہ، پھر ملیں گے، ابھی مجھے جانا ہوگا، تم سوچ کر جواب ضرور دینا، خالہ جان نے امی جان سے کہا۔ اپنا خیال رکھنا میری شہزادی، خالہ جان نے مجھے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور میری پیشانی چومی۔ میں حور کے بابا سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی، امی جان نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر ذرا جلدی کرنا، میں کل آؤں گی، تب تک تم اپنا جواب تیار رکھنا، خالہ جان جاتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ بڑی آپا، اپنا خیال رکھے گا، انشاءاللہ اگلی بار آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا، امی جان نے سلامتی بھیجتے کہا۔ میں اسی وقت اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ شام کو جب بابا جان سے امی جان نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، اس لیے امی جان اور بابا جان میرے پاس آئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ حور بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ بابا جان نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میرے حلق میں آنسو اٹک گئے تھے۔ بولو بیٹا، چپ کیوں ہو؟ امی جان نے مجھے یوں گمسم دیکھ کر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان مجھے اسد نہیں پسند، یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں نے بابا جان کو انکار کیسے کیا تھا۔ بابا میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جبکہ امی جان مجھے دیکھتی رہ گئی۔ شروع سے لے کر اب تک انہوں نے ہر دفعہ مجھے ایک ہی بات کہی تھی کہ میری اور اسد کی شادی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حور؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری اور اسد کی شادی ہوگی، پھر تم کیسے ایسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟
तुम्हारी खाला जान कितनी आस से आई थी। अम्मी जान ने गुस्से से कहा, बेगम आप मेरी बेटी को कुछ न कहें, ये जो चाहेगी वही होगा। बाबा जान ने हतमी लहजे में कहा तो अम्मी जान चली गईं। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाबा जान ने प्यार से कहा और चले गए। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। असद की बातों को सोचती रही और रोती रही। अगली सुबह जल्दी ना उठ सकी। आपी, आपने असद भाई के लिए इनकार क्यों किया? छोटी बहन ने बेड पर बैठते हुए पूछा। तुम अपना स्कूल वर्क करो, इन बातों में मत बोलो। छोटी बहन को मैंने डांट कर भेज दिया। इसके कुछ दिन बाद ही एक और रिश्ता आया, जिस पर बाबा जान ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम राजी हो हीरा? मेरी दोस्त ने पूछा। हाँ राजी हूँ, मैंने नॉर्मली कहा। मगर तुम तो असद को पसंद करती थी, वो मेरे सामने आती पूछने लगी। वो बात खत्म हो गई है, मैंने बात खत्म कर दी। इसके बाद कभी शादी की खरीदारी और कभी मेहमान नवाजी। इन्हीं सब में शादी का दिन भी आ पहुंचा। मेहंदी पर बड़ी खाला ना आई, जिसका मतलब था कि वो नाराज हैं। अम्मी जान ने मुझसे बात न की। मैं दिल बर्दाश्ता होकर जल्दी कमरे में आ गई। बारात का इंतजाम बड़े पैमाने पर हुआ। सारी रस्मों के दरमियान मुझे रुखसत किया गया। शादी हो गई। जाजिब पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उनके घर में 3 कमरे थे। छोटा सा घर मुझे बेहद पसंद आया। शादी का तोहफा सोने की चेन थी, जिसमें मेरा और जाजिब का नाम चमक रहा था। अगली सुबह नाश्ता मेरी सास मेरे कमरे में पहुंचा गई। वलीमे के बाद एक दिन मैं अपनी अम्मी जान की तरफ रुकी और उसके बाद ससुराल आ गई। मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। जाजिब इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से ससुर साहब और जाजिब के जाने के बाद हर तरफ वीरानी सी होती। मैं आज आदत के बरक्स दोपहर को कमरे से निकल आई। किचन से काम करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने किचन का रुख किया तो हैरत ज़दा रह गई। खाने की मेज़ मुख्तलिफ खानों से सजाई गई थी और सास साहिबा चूल्हे के पास खड़ी रोटियां पका रही थीं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? वो मुझे देखकर पहले घबरा गई, मगर जल्दी ही संभल कर पूछने लगी। मुझे उनके लहजे से लगा जैसे उन्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो। क्या कोई मेहमान आ रहा है? मैंने इतने खाने तैयार देखकर पूछा। हाँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो तकरीबन 5 मिनट बाद बोली। जुबान लड़खड़ा रही थी। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ जैसे वो झूठ बोल रही हैं, मगर मैंने ज्यादा सवाल जवाब करना मुनासिब न समझा। मैं मदद करूं आपकी? मैं अभी बोल ही रही थी जब वो मेरी बात काटने लगी। नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो। उनका यूं कहना मुझे बुरा लगा। भला घर के फर्द को कोई इस तरह जाने का कहता है? मैं वहीं से सीधा वापस अपने कमरे में आई और किताब पढ़ने लगी। अभी मुझे कुछ ही देर गुजरी थी जब नींद आने पर लेट गई। शाम के वक्त आंख खुली तो 4 बजने को थे। मुझे सास की बात याद आई कि अगर मेहमान आए थे तो मुझे क्यों ना उठाया, और अगर नहीं आए तो इतना खाना किस तरह इस्तेमाल होगा। यही सोचती फ्रेश होकर नीचे गई तो हैरत का पहाड़ टूटा जब किचन में मौजूद खाने के मेज को खाली देखकर मेरे होश उड़ गए। 5 घंटों में मेहमान आकर भी चले गए और मुझे पता भी ना चला। इसी वक्त सास साहिबा वहां आ गई। बेटा, खाना लगा दूं? फ्रिज से पानी की बोतल निकालती वो पूछने लगी। अम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं मेहमानों के आने पर? मैंने कुर्सी पर बैठते नॉर्मल लहजे में पूछा ताकि उन्हें मेरी नाराजगी का इल्म ना हो, मगर उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेहमान ना आ सके इसलिए मैंने सारा खाना पड़ोसियों में बांट दिया। उन्होंने यूं कहा मतलब कि वो इतना सारा खाना सख्त दोपहर में ही पड़ोस में बांट भी आई। अब फ्रिज में रख देती, शाम को काम आ जाता। इतनी मेहनत की थी आपने, मैंने कहा तो वो हंसने लगी। अरे बेटा, शाम को और बन जाएगा। कितने आराम से उन्होंने कहा। मैं उठकर सेहन में बैठ गई। भूख तो उनकी बात पर ही खत्म हो गई थी। अगले दिन भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वो किचन में रही और मुसलसल कुछ न कुछ बनाती रही। मैंने पूछा तो बोली मेहमान आएंगे। उनके चेहरे के तासुरात से मुझे लगा शायद आज आ जाएं, मगर फिर वही हुआ, कोई मेहमान न आया और खाना पड़ोस में बांटा गया। ये सिलसिला चलता रहा। मेरी शादी को 15 दिन गुजर गए जब मेरी सास ने मुझे खीर बनाने का कहा ताकि रस्म अदा हो
और मैं किचन संभाल सकूं। मगर उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मैंने चूल्हे पर पड़ा बड़ा बर्तन देखा। वो इतना बड़ा था कि बहुत से लोग खीर खा सके। मैंने सास से पूछा तो फिर वही, मेहमान आएंगे इसलिए बड़े बर्तन में खीर बनानी है। मैंने सब्र का घूंट पिया और खीर बनाने लगी। मेरी हालत बुरी हो गई। इतनी ज्यादा खीर बनाने पर मैं किचन से सीधा कमरे में गई जहां जाजिब बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे देखकर मोबाइल एक तरफ रखते हुए बोले, क्या हुआ हुरैन, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? उन्होंने मुझे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते देखकर पूछा। उफ जाजिब, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ कसम से। बाजुओं में जान नहीं है, मुसलसल चम्मच हिलाते हिलाते अकड़ गए हैं। मैंने रोंदे लेचे में कहा, तो क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा खीर बनाने की? हम 4 तो हैं, थोड़ी सी बना लेती। अच्छा चलो तुम अब आराम कर लेना, वैसे भी शाम को ही खीर खाई जाएगी, ठंडी करके फ्रिज में अम्मी जान रख देंगी, तुम बेफिक्र रहो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत शुक्रिया जाजिब, मैंने तशक्कुर से कहा। अरे बेगम साहिबा, शुक्रिया की क्या बात है, चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ, एक जरूरी काम है। वो कहकर चले गए। मैं फ्रेश होकर लेट गई। थकावट की वजह से कुछ ही लम्हों में नींद गालिब आ गई। रात 7 बजे जाजिब की पुकार पर उठी। उठ जाओ यार, रात के खाने का वक्त हो गया है, जाजिब ने मुझे उठाते हुए कहा। जाजिब, मेहमान आ गए? मैंने बैठते हुए पूछा। कौन से मेहमान, क्या किसी को आना था? जाजिब के सवाल पर मैंने हैरत से उसे देखा जो सवालिया नजरों से मुझे देख रहा था। आपकी अम्मी जी ने कहा था कि मेहमान आने हैं, मैंने सास साहिबा की बात याद आने पर कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता, वैसे कोई नहीं आया अभी तक, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे आ जाओ, अम्मी जी इंतजार कर रही हैं। जाजिब कहकर निकल गया। मैंने मुंह हाथ धोया और नीचे चली आई। किचन में दाखिल हुई तो सामने वो बर्तन खाली पड़ा था जिसमें खीर बनाई थी। पहले मुझे लगा फ्रिज में होगी, मगर फिर याद आया इतनी ज्यादा खीर फ्रिज में रखना नामुमकिन है। अम्मी जी, खीर कहाँ है? मैंने फ्रिज के पास जाते हुए पूछा और फ्रिज को खोल कर देखा तो दिमाग घूम गया। पीछे से आती सास साहिबा की आवाज पर मुझे लगा मैं अभी गिर जाऊंगी। खीर तो मैंने मोहल्ले में बांट दी, सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। इनकी बात पर दिमाग सुन हो गया। मैंने सारा दिन लगाकर खीर बनाई और वो सारी मोहल्ले वालों को खिला आई। मैं सर पकड़कर बैठ गई, चक्कर आने लगे थे। इन 15 दिनों में मैं हर रोज यही जुमला तो सुना था, अब तो शक होने लगा था। क्या हुआ हुरैन, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तबीयत ठीक है? जाजिब मुझे सर पकड़े बैठा देखकर जल्दी से मेरे पास आते पूछने लगे। जाजिब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर बुरी तरह दर्द कर रहा है, मैंने धीमी आवाज में कहा तो वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आए। जाजिब, अम्मी जी ने सारी खीर मोहल्ले में क्यों बांट दी, आप पूछे जाकर उनसे, मैंने रोते हुए कहा। यार, इसमें रोने वाली क्या बात है, और वैसे भी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कुछ सोच कर किया होगा, तुम रिलैक्स करो, वो मोहब्बत से बोला। नहीं, आप पूछे उनसे, मैंने जिद से कहा। देखो हुरैन, अम्मी जी से कुछ पूछूं ये बात मुझे गवारा नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ है, और तुम भी उनसे कुछ मत पूछना, मुझे उम्मीद है मेरी बात तुम जरूर मानोगी। जाजिब ये कहकर चला गया। मैं रोने लगी। मैंने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, मगर जाजिब की बात पर चुप कर गई। अगले दिन दोपहर का खाना बनाने सास ने आवाज दी। मैं उनके पास गई तो वो बोली, हुरैन बेटा, खाना ज्यादा बनाना, मेहमान आने हैं। मुझे उनकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर खामोश रही और खाना बनाने लगी। आज भी मेहमान नहीं आए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जाजिब और अंकल इतनी मेहनत से कमाते हैं और ये यूं ही उड़ा देती हैं। 2 बजे मैं किचन में ही बैठी थी जब सास आई। मेहमान नहीं आ रहे, तुम ये खाना पैक कर दो, मैं पड़ोस में दे देती हूँ, एक ज़ाया ना हो, वो मोहब्बत से बोली। तो मैंने गुस्सा जब्त करती खाना पैक किया तो वो ले गई। अगले दिन भी यही हुआ, हर रोज यही होता। मुझे शक होने लगा था कि वो किस पड़ोसी से इतनी मोहब्बत रखती हैं जो खाना बनवाती हैं। मैंने सोचा उन्हें पकड़ती हूँ, क्या पता वो किसी गलत काम में मुलव्विस हो या कुछ गलत करती हो। यही सोचती मैंने एक दिन खाना बनाकर पैक किया तो सास ले गई। मैंने टोपी वाला अबाया पहनकर उनका पीछा किया। वो पक्की सड़क से अब कच्चे रास्ते पर थी। मुझे शक तो पहले ही था।
مگر اب یقین ہونے لگا کیونکہ گھر سے اتنی دور ہونے والے پڑوسی تو نہیں ہو سکتے۔ کچی آبادی میں داخل ہو کر وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ جیسے کیسے کر کے میں بھی جھونپڑی تک پہنچی اور ایک طرف جہاں سوراخ تھا وہیں کھڑی ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری ساس ایک فقیر جیسی حالت والے آدمی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ شخص اتنا کمزور تھا کہ اٹھ نہ سکا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا تو وہ ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ میری ساس وہاں سے نکل کر باقی کھانا وہاں موجود دوسرے لوگوں کو دینے لگی، جس سے وہ سب خوش ہو گئے۔ میں ابھی پلٹنے ہی لگی تھی جب اچانک ان کی آواز سنائی دی تو قدم تھم گئے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو حورین؟ یہاں آؤ۔ ساس صاحبہ کی آواز اور لہجے پر میں چونک گئی۔ اتنا نرم لہجہ! میں نہ ہلی تو وہ میرے قریب آئیں۔ مجھے پتا تھا تم میرا پیچھا کر رہی ہو اور میں چاہتی تھی کہ تم یہ سب دیکھ سکو تاکہ تمہارا شک دور ہو۔ دیکھو ان لوگوں کو ان کے پاس کھانے پینے کے ذرائع موجود نہیں ہیں، اسی لیے میں روز کھانا بنا کر ان کے پاس آتی ہوں، انہیں دیتی ہوں تاکہ یہ انسانیت کو حیوانیت نہ کہیں۔ انہیں پتا ہو انسانیت آج بھی زندہ ہے اور جو غریب و مسکین ہوتے ہیں ان کا ہمارے پیسے پر بھی حق ہوتا ہے۔ میں تو صرف وہ حق ادا کر رہی ہوں تاکہ یہ لوگ بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، ان کے بچوں کی بھوک مٹ سکے۔ ان کی بات پر میری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ میں آج تک یہ بات نہیں بھولی ہوں اور خود جلدی سے کھانا بناتی ہوں تاکہ وہ لوگ زیادہ انتظار نہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔